नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। चलिए, पर्टिकुलर जो पैटर्न अपने पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस के साथ साथ सीक्वेंस, उसके अंदर आने वाले क्रम, उनके बारे में अपने बात करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, ठीक है ना। और सबसे बेहतर बात, कल हमने जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करी, एक बार आपको दोबारा बताता हूं, वो हेयर और देयर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हेयर या देयर से शुरू होने वाला सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेटरी का भाव हो, अर्थात विस्मयादि का भाव हो, अर्थात कोई आश्चर्यजनक कोई फॉर्मेट बन रहा हो, वो सिंबल आपकी पहचान कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। अगर कई बार देखो पेपर में होता है कि वो सिंबल वगैरह नहीं लगा रखा होता, कई बार ऐसी संभावनाएं होती है, लेकिन फिर भी हेयर या देयर से शुरू कर रखा होगा और उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, सिंपल प्रेजेंट के ऐसे ऑप्शंस दे रखे होंगे। ये कहीं ना कहीं पहचान करवाने में मददगार साबित हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। लेकिन यहां पर कल हमने जैसे बात करी, इन्वर्जन का जिक्र हुआ था, कल की क्लास में हमने इन्वर्जन का जिक्र किया था। इन्वर्जन का मतलब हिंदी में तो होता है बदलाव। अगर पूरी परिभाषा की बात करी जाए तो पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ना तो आपसे कोई परिभाषा पूछ रहा, ना उसका हिंदी अर्थ पूछ रहा, आपसे पूछा जाएगा उसका कार्य, काम पूछा जाएगा। तो ये हेयर और देयर से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, टेंस आपने लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्सक्लेमेटरी भाव हो तो सब्जेक्ट के तौर पर, अर्थात कर्ता के तौर पर कोई नाउन दे रखा हो, संज्ञा दे रखा हो, तो आप तो इन्वर्जन करिए। प्रोनाउन दे रखा हो, सर्वनाम दे रखा हो, तो इन्वर्जन बेसिकली नहीं देना है। अभी आपने प्रोनाउन का जो अगर कर रखा हो तो इन्वर्जन का प्रयोग आपको नहीं करना है। सभी को नमस्ते, भी सभी को नमस्कार, ठीक है। एक तो ये पैटर्न, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। अब अगर अपने बात करें, इंपेरेटिव का एक फॉर्मेट मैंने आपको लिखा था, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, उसके बाद WHEN व्हेन कनेक्टिव हो, तो अगले क्लोज में जो है वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग में लाइए। ये है सीक्वेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा होगा, उसके बाद वो व्हेन दे रखा होगा, अगला क्लोज अगली जगह पर आपको ब्लैंक दे रखा होगा, अर्थात फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान दे रखा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने लगा देना है। ये हुई है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात। बेसिक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का आपको एक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है ना। उसी से आगे एक दो सेंटेंस और मैं आपसे पूछ लेता हूं और उसके बाद अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर चलेंगे। पहले एक बार एक दो सेंटेंस और देख लिए भाई, ठीक है ना। देखते हुए इंग्लिश में 15 क्वेश्चन सही करा देना सर इस बार, बिल्कुल भाई, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और किस साथी का कमेंट इनके करना ऊपर, दिनेश जी का क्या प्रश्न है देखते हैं। और चलो, क्या इनके क्या प्रश्न है देखते हैं, कोई खास बात पूछी है क्या इन्होंने। सर हमारे भी टेस्ट होंगे क्या, या हमें अलग से टेस्ट सीरीज लेनी होगी? पूरी जानकारी तो मेरे पास मित्र इसके बारे में नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से ये काम करूंगा, हर टॉपिक होने के बाद उससे संबंधित 15 20 30 क्वेश्चन जो है वो हर बार हम क्लास में सोल्व किया करेंगे। बाकी अभी मुझे टेस्ट सीरीज का आपका जो है वो आइडिया बेसिकली नहीं है, मैं आपको इसका एक बहुत बेहतर उत्तर नहीं दे पाऊंगा दोस्त, है ना। तो लेकिन हाँ, हम हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर चर्चा परिचर्चा जरूर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने, और सेंटेंस लिखता हूं आप सभी साथियों के लिए, इसमें बताना मुझे आप कहां क्या होगा। आज का पहला एग्जांपल बना लेता हूं। टेंस अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है, मतलब जहां आपने कल लिख रहे थे आप उसी से ठीक आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो करते हैं बातचीत, कैसे क्या फॉर्मेट बनेगा। इट ब्लैंक इज या आर या एम राहुल who always blank give या फिर gives me a glass of water। ये लिख दिया जी हमने एक फॉर्मेट, आप ही बताएंगे कहां क्या होगा। देयर ब्लैंक इज ये आर टू ब्यूटीफुल गार्डन्स इन माई हाउस। ये फॉर्मेट है जी, बताइएगा कहां क्या आंसर आप करेंगे, कैसे क्या पैटर्न बना देंगे, क्या पैटर्न बनाना चाहिए आपको। ब्लैंक डू या डज, वी प्ले
with them। बनाइए भी, आप अपने आंसर मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कहाँ क्या उत्तर बनेगा आपका। क्या आपका आंसर होना चाहिए? ये सेंटेंस मैंने एक बार पहले भी लिखा था, आज दोबारा लिख रहा हूं। इसमें बता देना इज आएगा या आर आएगा। इस सेंटेंस पे पहले भी बात अपनी क्लास के अंदर हो रखी है अभी। केव का मतलब गुफा होता है अभी दोस्त। चलिए आंसर आपने दिए है, अपने बात करते हैं। इट के बाद यहां तो आ रहा है जी इज। इट इज राहुल हु ऑलवेज। गिव या गिव्स में से कोई एक उत्तर होने वाला है। अब आपको यह समझना है, पहली बात तो इट के बारे में याद ही रखना बात, इट के बाद कभी भी वर्ब लगानी पड़े, इट के बाद कभी भी वर्ब जो आप लगाते हो ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, इट के बाद आने वाली वर्ब हमेशा आती है सिंगुलर। यहां बिठा लो परमानेंट। इट के बाद कभी भी वर्ब लगानी आपको पड़ जाए तो इट के बाद कभी भी वर्ब आएगी, वो आएगी सिंगुलर अर्थात एकवचन। कभी इज और आर का ऑप्शन हो तो इज चुनना, वॉज या वर का ऑप्शन हो तो वॉज चुनना, हैज या हैव का ऑप्शन हो तो हैज चुनना। कहने का मतलब इज के सॉरी इट के बाद कभी भी वर्ब आप जो लगाते हो ना, वो सिंगुलर लगाना। तो ये तो अपनों ने कर दिया, इट इज राहुल। मान लो बाई चांस यहां पे फिलहाल तो मैंने राहुल लिखा हुआ है, राहुल और सुरेश कोई दो नाम लिखे होते हैं, राहुल और राकेश कोई दो नाम लिख रखे होते हैं, तीन नाम लिख रखे होते हैं, तब भी ध्यान रखना इट के बाद तो वर्ब कैसी आती है, एक वचन आती है, सिंगुलर आती है। एक प्रश्न हो गया अपना, इट इज राहुल, ये राहुल ही है, हु ऑलवेज ब्लैंक मी, जो मुझे हमेशा देता है ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी का। ये हमेशा राहुल ही है जो मुझे पानी का एक ग्लास देता है। यहां पर आपको गिव और गिव्स मैंने ऑप्शन दिए, बहुत सारे साथियों ने गिव्स लिखा, कुछ एक साथी है जो गिव की ओर जा रहे हैं, GIVE इस ऑप्शन की ओर गए हैं भाई। उनसे मैं निवेदन करूंगा, यहां पर आप गिव या गिव्स किसके हिसाब से लगा रहे हो, किसके हिसाब से प्रयोग में ला रहे हो, राहुल के हिसाब से। बात पूरे सेंटेंस में किसके ऊपर हो रही है, किसके लिए हो रही है, राहुल के लिए। इट इज राहुल, ये राहुल ही है, हु ऑलवेज, जो हमेशा मुझे एक गिलास पानी देता है। मतलब बात किसके बारे में हो रही है पूरे सेंटेंस में, राहुल के बारे में। राहुल एक वचन हुआ, तो जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हमने जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव पार्ट में अर्थात सकारात्मक पार्ट में लिखा हुआ है ना, कि जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट रो में क्या जुड़ जाता है, एस या फिर यस। तो गिव और गिव्स में से क्या आंसर होता आपका, गिव्स होता। तो जिन्होंने गिव्स क्यों आएगा, राहुल एक वचन है, एक वचन है तो आपने गिव्स किया। अगर यहां पर दो तीन नाम होते, कई सारे नाम होते ना, तो ये तो इजी आना था इट इज वाला, लेकिन यहां फिर क्या करते, गिव करते, क्योंकि बहुवचन हुआ है मामला। ये का क्या, ये फॉर्मेट हो जाएगा भाई। स्टेज का क्या मतलब है, स्टेज नहीं जानते आप, ठीक है ना। तो देयर ब्लैंक टू ब्यूटीफुल गार्डन्स इन माई हाउस, ठीक है ना। जैसे स्टेडियम में एक स्टेज लगाते हैं, थिएटर में आप जाते हो तो एक स्टेज होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं देयर ब्लैंक टू ब्यूटीफुल गार्डन्स इन माई हाउस। देखो देयर के बाद कभी भी कोई वर्ब लगाओ, हमेशा ध्यान रखिएगा, बात बहुत अच्छी है और आपके काम भी आएगी भी, ठीक है ना। कभी भी आपने सेंटेंस आपके सामने हो, देयर के बाद आपको वर्ब लगानी हो, उस वर्ब का विशेष करके ध्यान रखिए, वो वर्ब लगती है आगे आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब किताब से। देयर के बाद आप जो भी वर्ब लगाना चाहते हो, वो वर्ब किस पर निर्भर करेगी, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे सब्जेक्ट क्या है। तो यहां देखो लिखा हुआ है टू ब्यूटीफुल गार्डन्स, दो खूबसूरत गार्डन, ये सिंगुलर हुआ प्लूरल, बहुवचन हुआ भी। दो खूबसूरत बगीचे, बहुवचन हुआ। जब बहुवचन हुआ तो देयर के बाद हमेशा वर्ब कैसे आए, प्लूरल। तो यहां लग गया देयर आर, इज और आर में से तो क्या लग जाना है, आर लग जाना है। देयर आर टू ब्यूटीफुल गार्डन्स इन माई हाउस, मेरे घर में दो खूबसूरत गार्डन्स हैं, बगीचे हैं। देयर के बाद आपने वर्ब कैसे चुनी, आर। क्यों चुनी, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, टू ब्यूटीफुल गार्डन्स। जब टू ब्यूटीफुल गार्डन्स की बात हो रही है तो मतलब बहुवचन हुआ, आप वर्ब कैसे लगाइए, आर। आर का मतलब इज और आर में से आर। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है भी। फिर है ब्लैंक वी ब्लैंक बैडमिंटन रेगुलरली विद देम, क्या हम उनके साथ रेगुलरली जो है बैडमिंटन खेलते हैं। रेगुलरली का मामला आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको प्रयोग में लाना है, वी हो गया बहुवचन। तो डू और डज में
बहुवचन के साथ डू लगता है, डज लगता है? ऑब्वियस सी बात है जी, डू लगता है। डू वी क्या लग जाना है? डू वी। और कभी भी किसी भी सेंटेंस में डू हो, डज हो, एक डिड भी आएगा पास्ट में, ये कभी भी किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया का काम करे तो इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जानी होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो प्ले का प्ले ही रह जाएगा। डू वी प्ले बैडमिंटन रेगुलरली विद देम? क्या हम उनके साथ रेगुलरली, नियमित तौर पर बैडमिंटन खेलते हैं? ये सेंटेंस हमने कई बार बात करी अभी, पूरा का पूरा फ्रेज ही है। तो ऑल द वर्ल्ड और आंसर क्या हो जाएगा? इज। आर नहीं होगा आपका उत्तर। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज है। स्टेज का मतलब लोग आते हैं यहां पर अपना रोल प्ले करते हैं और निकल लेते हैं। इस सेंटेंस के अंदर ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया जो एक स्टेज है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि पूरी दुनिया जो है वो एक स्टेज है। ये अपने आप में क्या है जी? एक फ्रेज है। ये किसने कही थी ये बात? विलियम शेक्सपियर ने कही थी। एक कोटेशन है, फ्रेज भी नहीं है, एक तो कोटेशन है ये, ठीक है ना? ये अपने आप में क्या है? कोट है। कोट का मतलब जो कोटेशन से रहती है ना, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कही गई कोई बात जिसे एक पर्टिकुलर समय तक भी फॉलो किया जा रहा है, वैसा का वैसा ही प्रयोग में लाया जा रहा है। तो विलियम शेक्सपियर ने कही थी पूरी जो दुनिया है वो एक रंगमंच है। स्टेज का मतलब क्या? वो एक रंगमंच है। लोग आते हैं, अपना यहां पे रोल प्ले करते हैं और निकल लेते हैं, चले जाते हैं। तो ऑल द वर्ल्ड, यहां पे ऑल और इन से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ऑल द वर्ल्ड के बाद क्या लगा? इज। यहां कभी ये पेपर के अंदर अगर वाक्य आए इज, एम आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, चाहे कितने ऑप्शन दे रखा हो, यहां तो हमेशा क्या लगना है? इज लगना है। इस कोटेशन को तो आप वैसे का वैसे ही याद कर लो, ठीक है ना? सर जी इसके बाद प्लूरल हो तो किसके बाद? ये बताओ आप, किसके बाद प्लूरल चाहिए करना होता अपने को? ऑल द वर्ल्ड जैसे, हाँ ये तो सही है भाई। हाँ कोटेशन बिल्कुल। ओके, तो ये फॉर्मेट हो गए। उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे आपने, नहीं लिखे तो फटाफट से लिखो इसे तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और फॉर्मेशन पे अपने बातचीत करते हैं। तुरंत लिख लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट पे चले। अब सुनो, ये मोटे मोटे तौर पर अपनों ने जब बातचीत करी है, ये करी है सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर। जो जो बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, सर जी मैंने अभी भी कोर्स लिया, किस टॉपिक से क्लास देखना शुरू करें? पहले तो पहला दूसरा लेक्चर देख लेना और उसके बाद आप टेंस की पहली क्लास से शुरू कर सकते हो। पहला और दूसरा लेक्चर आपके लिए अनिवार्य रहेगा, वो देखना जरूर चाहिए आपको, ठीक है? प्रेम कुमार जी इसका जरूर ध्यान रखेंगे आप। अब सुनिए भाई, आप सभी साथियों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेयर और देयर वाले कंसेप्ट का ध्यान रखना है। एक बात, इंडिकेशंस वगैरह हमने जो भी लिखे उनके अंदर खास तौर पर जो जो इंडिकेशन है, एक तो वो वंस ट्वाइस थ्राइस वाला तो भूल ही मत जाना। वंस ट्वाइस थ्राइस दे रखा, उसके बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, आगे कोई समय आपको दे रखा होगा, ऐसे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग में लाते हैं। हमने आर्टिकल्स में भी इसके ऊपर बातचीत करी हुई है, उसके सेंटेंस वहां पर देखे हुए हैं, वो ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ध्यान रखना है हेयर और देयर वाला कंसेप्ट, और साथ ही साथ ध्यान रखना आपको ये जो बेसिक इंडिकेशंस है इनका कैसे कहां क्या प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना? हैबिचुअल सेंटेंस होगा, रेगुलर रूटीन के कोई कार्य रह जाते हैं, इनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स जो रहते हैं, ठीक है ना, गणित के जो पहलू रहते हैं, इनके अंदर आमतौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना? इनका बेसिक आपको जो है वो ध्यान में रख लेना है। ये फॉर्मेट थे, और ये तो कतई नहीं बोला, पहला दूसरा लेक्चर देखोगे तो मुझे इस पे ज्यादा भाषण देने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि इज एम आर मेन वर्ब का भी काम करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएंगे। इज एम आर मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का काम कर जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएंगे। ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही इज माई फ्रेंड टेंस कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इन पर बहुत सारे पैटर्न के ऊपर अपनी बातचीत हो रखी है, ठीक है? और सेंटेंस दोस्तों आएगा, धीरे धीरे नंबर आएगा सर, ठीक है ना? सर आई से पहले डज या डू, आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। चलो एक लिख देता हूं आपसे भी साथियों को सेंटेंस, आई के साथ आमतौर पर किसका प्रयोग करते हैं भाई? डू का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दे देता हूं आपको, I do it with them for my better future. For my better future. I do it with them. मैं ये करता हूं with them, उनके साथ, for my better future, मेरे अच्छे भविष्य के लिए।
यहां डू जो है वो क्या है जी? इस सेंटेंस के अंदर जो हमने डू लिखा है ये क्या चीज है, ये आप बताएंगे मुझे। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, डू आई गो देयर फॉर रेगुलर क्लासेस, डू आई गो देयर फॉर, डू आई गो देयर फॉर रेगुलर क्लासेस, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। समझ लेते हैं भाई कहां क्या बात है भाई। सर आई बहुवचन होता है, देखो होता तो आई एक वचन ही है, आई का मतलब मैं, होता तो एक वचन ही है, लेकिन जब तक ये प्रेजेंट में रहता है ना, अपने साथ जो वर्ब को फॉलो करता है वो प्लूरल जैसी वर्ब को फॉलो करता है। तो जैसे ये सेंटेंस लिखा, आई डू इट विद देम फॉर माई बेटर फ्यूचर, यहां पर डू जो है वो कोई सहायक क्रिया नहीं है, यहां पर क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कोई सहायक क्रिया नहीं है। कैसे पता चला? अब मेरे हिसाब से आप सभी साथियों को पता ही होगा कि अगर ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता तो या तो सेंटेंस होता नेगेटिव या फिर सेंटेंस होता इंटरोगेटिव। जैसे कि ये सेंटेंस है, डू आई गो देयर फॉर रेगुलर क्लासेस, क्या मैं वहां पर रेगुलर क्लासेस के लिए जाता हूं? यहां पे जो हमने डू लिखा हुआ है ना, ये किसका काम कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब है भाई, क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? गो। गो वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? फर्स्ट फॉर्म हुई। तो डू आई गो देयर, क्या मैं वहां पर जाता हूं? फॉर रेगुलर क्लासेस, रेगुलर क्लासेस के लिए, नियमित क्लासेस के लिए, प्लीज रिप्लाई, कृपया उत्तर दीजिए। ये फॉर्मेट बन गया, ये पैटर्न बन जाएगा। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, डू, डिड, डन, डूइंग। और डू और डज हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर जाते हैं। एक वचन हो तो डज लगाते हैं, बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करते हैं। आई जब तक प्रेजेंट में रहेगा बहुवचन के जैसी वर्ब अपने साथ लेकर चलेगा। सही बताया था भाई आप सभी साथियों ने, डू वर्ब है भाई, ठीक है ना। जहां वर्ब और जहां हेल्पिंग वर्ब अपनों ने दोनों देख लिया है। मान लीजिए सेंटेंस हो आपके पास, दे डोंट कॉल देम फॉर हेल्प, दे डोंट कॉल देम फॉर हेल्प। इस सेंटेंस के अंदर दे डोंट कॉल देम फॉर हेल्प, यहां पर कॉल जो है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डू यहां पर क्या है जी? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। नेगेटिव बन रहा है, दे डोंट कॉल देम फॉर हेल्प, वे उन्हें मदद के लिए फोन नहीं करते हैं भी, ठीक है ना। सर जो 2 तारीख से कोर्स चालू हो रहा है उस कोर्स में आप भी हो क्या? 4th ग्रेड में। वो कॉल्स रूम से लाइव है, कॉल्स रूम नहीं, स्टूडियो से होगा शायद। बेस्ट बुक कौन सी होगी जो बताओ सर? देखो भाई 2 तारीख से जो नया कोर्स चालू हो रहा है उसकी मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। और पहला तो प्रश्न ये आपको उत्तर, और दूसरा बेस्ट बुक कौन सी होगी वो जिस दिन आपकी वो क्लास होगी ना वो बताएंगे गुरुजी। अगर मैं आऊंगा उस क्लास के अंदर तो मैं बताऊंगा। अभी बस इतना जरूर बता सकता हूं, अगर मैं आऊंगा तो मैं अभी बता देता हूं, मैं शुरू में आपको कोई बुक सजेस्ट करूंगा इन इंग्लिश के लिए, है ना। जिस दिन मुझे लगेगा, इस क्लास में भी जितने साथी पढ़ रहे हैं उन सबको मुझे लगेगा कि आज इनको कोई बुक मुझे बतानी चाहिए, उस दिन मैं बुक बताऊंगा। पहले दिन किताब ले आओगे, भाषा पढ़ रहे हो आप, पहले दिन किताब से इतनी मदद नहीं होगी जिसमें आपको एक सहायक की आवश्यकता पड़ती है। वो आपको बताएगा चीजें धीरे धीरे कैसे सीखी जाते हैं। किताबों के अंदर बेसिक्स लिखे तो हो सकते हैं पर समझ में आने के लिए एक बताने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। जीके थोड़ी है ये कि खुद ही याद कर लोगे आप, एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। टेंस कौन सा है? तीनों सेंटेंस के अंदर, 5वां, 6ठा, 7वां, तीनों के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है भाई, है ना। तीनों सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पहला दूसरा लेक्चर देख रखा है जिन्होंने, तो मुझे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे जानते हैं भाई। सर बैच को क्लासरूम से लाइव और स्टूडियो से लाइव में क्या अंतर है? क्लासरूम से लाइव का मतलब होता है कि जहां बच्चे ऑफलाइन वाले साथ सामने बैठे होते हैं। स्टूडियो का मतलब क्या होता है? स्टूडियो के अंदर सिर्फ आप और आपको पढ़ाने वाले गुरुजी रहते हैं, ठीक है ना। मतलब आप अपने घर पे, लाइब्रेरी में, जहां पे भी बैठे पढ़ रहे होते हो, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट के लिए बुक का मुझे नहीं पता गिरिराज जी, मैं नहीं बता सकता आपको सभी सब्जेक्ट के लिए। आप सोचो मैं सभी सब्जेक्ट के लिए आपको बुक, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कैसे बेहतर सजेस्ट कर सकता हूँ? मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। चलिए ये आपने लिख दिया, अब चलो नेक्स्ट टेंस की ओर, और वो है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस का नाम लिखिए पहले, टेंस का नाम अपने पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले खास बात समझिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया? अब इस सिंपल प्रेजेंट में और कुछ नहीं पढ़ना? ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आप टेंस को पहले दिन से देख रहे हो, मतलब जिस दिन अपनी टेंस की क्लास शुरू हुई थी, अगर उसी से दिन से देख रहे हो तो आपको याद होगा, नहीं तो मैं दोबारा याद दिलाता हूं आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब टेंस कोई सा भी हो, खास तौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने कहा था, इन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है।
अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बेसिक सिंपल प्रेजेंट को लेकर हमारे पास जो जो जानकारियां होनी चाहिए थी, जिसमें कई तो बहुत ही खास है, हेयर और देर वाला हो गया पैटर्न अपने सामने, ठीक है ना, वंस ट्वाइस थ्राइस वाला पैटर्न हो गया, इनके बारे में तो अपने जानकारी ले चुके, लेकिन अभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बाकी है भाई, तो यहां पढ़े नहीं, उसका ये सही समय नहीं है। उसके लिए मैं जैसे कंडीशनल्स यहां पर लिखूंगा ना कि अब थोड़ा कंडीशनल के बारे में जानकारी लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में बताने वाला हूं आपको, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की मुझे फिर से जरूरत पड़ जाएगी। जब मैं आपको फ्यूचर टेंस पढ़ा रहा हूं, फ्यूचर टेंस, तब मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस की फिर से जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको इंडिकेशंस में लिखवाया था प्री फिक्स्ड, प्री प्लान्ड, प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित योजनाएं, पूर्व निर्धारित जो कार्य रहते हैं उनमें भी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो चीज मैं कहां बताने वाला हूं, फ्यूचर टेंस के अंदर। जब फ्यूचर पढ़ रहे होंगे वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या मदद पड़ सकती है, वहां बात करेंगे। कंडीशंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की कहां जरूरत पड़ सकती है, वहां पड़ेगी जरूरत भाई, तो वहां मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सर कोई बात नहीं, अगर आप पहले लेक्चर से नहीं देख रहे हो तो आपको समझने में थोड़ी रवि जी समस्या हो सकती है, पहले लेक्चर देखने का प्रयास करिएगा। दूसरा, हम पारंपरिक तरीके से टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा टेंस को पढ़ना पड़ रहा है। बेसिक्स क्लियर मैंने जो आपके ना होता है ना कि जीरो से शुरू करने वाला हिसाब किताब, बिल्कुल जीरो से शुरू करिए, वो पहला और दूसरा लेक्चर देखिए, वो वहां हमने आधार फाउंडेशन जो है उसके ऊपर कार्य किया हुआ है, वो वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सर सेंटेंस है ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, ठीक है सर, आपने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं, तो इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ही इज, खुद इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेरे दोस्त खेतराम जी, इसमें जो इज लिखा हुआ ना आपने वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर। मुझे लगता है खेतराम जी पहला दूसरा लेक्चर भूल गए क्या, तो ये जो सेंटेंस है ना ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, इस सेंटेंस के अंदर इज जो है वो खुद मुख्य क्रिया का काम कर रहा है ना, वैसे इनको कहते हैं तो लिंकिंग वर्ब है, पर आप यूं याद रखो इस सेंटेंस में सहायक क्रिया तो कतई नहीं है, ये है, ओके जी, ध्यान रखना। इज हो गया, एम हो गया, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, इसमें एम क्या है, आई एम योर टीचर, इसमें एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ही नहीं है। एम किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। आई के साथ आमतौर पर एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो यू आर माई स्टूडेंट, आर यहां पर क्या है, सहायक क्रिया है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, आर किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, होगी बात। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, इसके अंदर इज क्या है, क्रिया का काम कर रहा है, सहायक क्रिया का नहीं, क्रिया का काम कर रहा है, ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, इज है क्या, हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे आप, इज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहली बात तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वाक्य अंग्रेजी में ही लिखा आएगा, वहां पे हिंदी में लिखा होगा नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, वाक्य को जो देखना पड़ेगा अंग्रेजी के थ्रू ही थोड़ा समझना पड़ता है। हाँ भाई सर हमारे भी कमेंट का रिप्लाई तो दीजिए, पूछो प्रकाश जी, बढ़िया प्रश्न होगा तो जरूर उत्तर दूंगा भाई, पूछो, आपको अच्छा प्रश्न है आपका तो, ठीक है। अब सुनिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे, चलो ठीक है, ये तो पहचान अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की करवा देंगे, अच्छी बात है। साथ ही साथ सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ही सॉलिड आता है भाई, उसके बारे में अपने जवाब वो भी बातचीत करेंगे, ठीक है ना, क्या वो फॉर्मेट होता है, कैसे पैटर्न होता है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। पर पहले आप सभी साथी क्या कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए कि क्या कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग आमतौर पर अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जो है वो प्रयोग में लेकर आते हैं, वो आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है ना। सर जस्ट लुक एट दिस फेस, सर वर्ब क्या है, लुक, लुक वर्ब है ना, ये जो सेंटेंस जस्ट लुक एट दिस फेस, ठीक है ना, इसमें लुक जो लिखा है ना एल डबल ओ के, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। और ये सेंटेंस आप ये भी ध्यान देना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के तौर पे कहलाते हैं भाई, तो ये लुक है जो आपका, ये इसमें वर्ब का काम कर रहा है। चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करते हैं, क्या कुछ स्ट्रक्चर रहता है और कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, संरचना जो है। और स्ट्रक्चर में पहला नंबर है जो अपने पास है वो अफर्मेटिव का, अर्थात सकारात्मक का। आप सभी साथी ये मेरे साथ ही लिख सकते भी, अफर्मेटिव का है ना, क्या फॉर्मेट बनेगा, प्रकाश जी प्रश्न पूछा नहीं दोस्त आपने। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हाँ पर आप उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलिए ना, मैं फोर्थ फॉर्म में लिखने वाला हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखूंगा ही नहीं है ना। तो सर मेन वर्ब के साथ एस और एस लगेगा क्या, हाँ मेन वर्ब के साथ एस और एस लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातचीत कर रहा हूं है ना, अफर्मेटिव पार्ट के अंदर वहां लग जाएगा। लुक एट में, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, लुक एट मी के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, लुक,
भाई बिना वर्ब के कोई वाक्य पूरे होते ही नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता बिना क्रिया के, तो क्रिया तो लिखनी जाएगी ना। तो वहां पर लुक जो है वो मनमोहन जी आपकी वर्ब का काम कर रहा है। प्रकाश जी आपका प्रश्न नहीं है भाई, नहीं तो फिर मैं इधर लिखने लग जाऊंगा, फिर आपका कोई प्रश्न ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि सारे साथी कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, तो फिर ध्यान कैसे रहेगा। चलो अफर्मेटिव के अंदर लिखते हैं भी, सकारात्मक में क्या कुछ लगता है, कैसे क्या स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें इज और एम और आर ये आएंगे जी, और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मेरा निवेदन है, मैं यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लिख रहा, क्योंकि अपने को अब इसका नाम ही पता है भाई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर आ जी आपके पास ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ बचा हो लिख दीजिएगा। अब ये इज एम आर क्या है, कहां किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए इज का प्रयोग जो है वो किया जाता है जब आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो तो इज लगा देना। एम का प्रयोग तो सामान्य सी बात है भाई, आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग जब आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल बहुवचन हो तब कर देंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके जी, फिर चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर, नकारात्मक में क्या कुछ लगता है आपको ना। अफर्मेटिव पार्ट तो देख के लिख लो आप, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, कोशिश किया करो कि बिना देखे लिखने का प्रयास किया करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, थोड़ी बहुत कोई गलती होगी सामने होता है आपके, दोबारा सुधार कर लीजिए। स्वयं लिखने का प्रयास करोगे ना, तो जनरल टेंस के अंदर हम चाहते ही क्या है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, आपको पता चले थोड़ा सा हिसाब किताब। ठीक है, नेगेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट तो पहले है ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर इज है, एम है, आर है, जो भी है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा जी। ठीक है ना सर, एक्सेट्रा बोलते हैं बीपी के साहब इसको, बाकी कोई नहीं बुलवा के देख रहा आपसे, है ना। ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं होता, एटसेट्रा बोलते हैं इसको, बाकी अपने से कौन अननेसेसरी चीज के ऊपर दिमाग लगाओ ही मत, वो कोई नहीं बुलवा के देख रहा, इनके काम करवा करवा के देखेगा, ये अपने ज्यादा ध्यान में थोड़ा रखना चाहिए, है ना। फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब वो आपके प्रश्नवाचक, इसमें क्या कुछ लग जाएगा, हेल्पिंग ऑफ बाहर, फिर इसके बाद आ जाएगा जी आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आ जाएगा जी आपके पास ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लास्ट में चल के लगेगा क्वेश्चन मार्क, ये लगा देना भाई। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वी फोर्थ, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हेल्पिंग वर्ब अपने पास ही जमार वो है जो है ही वही। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव लिख देते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसके अंदर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब तो अपने पास है ही, और इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, अब नोट आ जाएगा जी, अब नोट का प्रयोग करिए आप, और फिर वी फोर्थ है ही, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में चलकर फिर से क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिएगा। ठीक है सर, नोट ऑलवेज है थर्ड नंबर पे आते हैं क्या, हाँ भाई, जनरल सेंटेंस जितने भी होंगे उनमें नोट हमेशा बेसिकली आपको थर्ड नंबर पे मिलेगा। हाँ, कभी कभी बाहर मिलेगा, लेकिन वो कभी डू नोट ऐसे नहीं मिलेगा, डोंट मिलेगा, अगर पहले नंबर पे आपको कभी दिख रहा होगा तो, ये अपने को ध्यान रखना है। ETCETERA, ये जो फुल फॉर्म बोल रहे पूछ रहे हैं ना एटसेट्रा की, वो देख लो भाई। बाकी नहीं आ रही है भाई ये पेपर के अंदर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बता तो जरूर दी मैंने। सर मुझे पता नहीं है, ये नहीं है, ये सब ता है ती है ते है रहा है रही है रे, कहाँ लगते हैं। नहीं, हिंदी में देखो अर्थात अर्थ बनाएंगे जब, तो हिंदी में अपने बोलेंगे रहा है रही है। सर ही इज ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें इज वर्ब है। हाँ जी राजू जी, इसमें इज वर्ब है, सहायक क्रिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब ही इज वेरी ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस के अंदर इज जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। करो नोट डाउन,
एक प्रकाश जी अपने साथ साथी जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे सर मेरे प्रश्न का उत्तर देना। उनका प्रश्न दोबारा आया ही नहीं, कब से मैं देख रहा हूँ कि कोई क्या पता बेहतर प्रश्न पूछा हो। पूछा नहीं दोस्त आपने, मैं इंतजार कर रहा हूँ। धनपत जी, धनपत जी, अच्छा नॉलेज के लिए पूछो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिख दिया, बढ़ूं आगे। इसका उच्चारण भी ऐसे कहते हैं, एटसेट्रा, मतलब एट पहले ईटी आ गया ना, फिर स्पेस आता है यहां पे, फिर सेट्रा बोलते हैं, एटसेट्रा। सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, बताऊंगा आपको क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, किस प्रकार के, सबका नंबर ले आएंगे अपने, चिंता ही मत करिए। अजय जी बड़े नेक्स्ट पे, ये उम्मीद करता हूं आपने सभी ने, साथियों ने लिख लिया होगा। चलो कुछ एक वाक्यों के बारे में जानकारी अपने लेते हैं। अच्छा, अब इसमें डब्ल्यू एच वर्ड को लेकर हेडेक मत लीजिएगा कि अल्लाह डब्ल्यू एच वर्ड वाला तो हिसाब किताब लिखा नहीं। डब्ल्यू एच वर्ड चाहे कोई भी, मैं उदाहरण दूंगा आपको ना, उसके बाद संबंधित कोई शायर क्रिया तो जरूर ही लिखी होगी। ठीक है, ये हो गया भाई। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू पता करते हैं थोड़ा बहुत। मान लीजिए सेंटेंस हो अपने पास, ही जनरली ब्लैंक, ऑप्शन देता हूं आपको, एक तो सेल ऑब्लिक सेल्स न्यूज़पेपर्स, but today he blank sell magazines also। एक तो ये सेंटेंस आप देखिएगा। सर सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब क्रम होता है भाई, ऑर्डर, क्रम बनता है। आईएनजी तो क्या नहीं सर, आईएनजी लगाया ना आपने, आईएनजी का वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी वाला ही मामला होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी अपने लगाते हैं। सर इसमें कोई इंडिकेशन नहीं किया, हाँ होने को तो इसमें होते हैं, जैसे नाउ है ना, नाउ एट दिस टाइम, ऐसे फॉर्मेट बनते हैं, लेकिन प्रयोग में थोड़ा है ना वो गड़बड़ करके देता है, तो कई बार आइडिया नहीं लग पाता है। ठीक है ना। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है सर प्लीज क्लियर? सभी टॉपिक बता रखे हैं ना आप, जो नाम तो आपको कोई मुझे दिखाई नहीं, आपकी तो आईडी से ऐसे दिखाई दे रही है, पर जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है पीछे के लेक्चर देखिएगा, मैंने एक दिन एक क्लास के अंदर सिलेबस के ऊपर चर्चा करी हुई है। 2 बार सिलेबस पर चर्चा करी, एक बार तो तब जब तक सिलेबस आपका आया नहीं था, फिर दोबारा तब जब वो पर्टिकुलर सिलेबस आ गया था। तो अब यहां पर अगर मैं सिलेबस बताने लग जाऊंगा तो 15-20 मिनट मेरे यूं ही लग जाएंगे, तो अब मेरा काम फिलहाल ये पढ़ाने का है। सिलेबस के ऊपर चर्चा पीछे लेक्चर में करी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे मिल जाएगी आपको। हाँ मैं पीवाई क्यू भी करूंगा मनीष जी, बिल्कुल चिंता मत करिए, पहले अपने बेसिक आधार तैयार कर लेते हैं, फिर उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे, एबीसीडी वाले जो आमतौर पर होते हैं, सबके ऊपर चर्चा होगी, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया जी अपने पास, और एक और प्रश्न देखिएगा, आपको आप अपने हिसाब से बताइएगा। ठीक है ना। Nowadays we blank is या are या was या were preparing for grade for the exam। इसमें बताइएगा आप कहाँ क्या होएगा। ब्लैंक ब्लैंक इसमें बनाना हुई आप। यहाँ इस ब्लैंक के लिए भी ऑप्शन आपको दे ही देता हूँ मैं, यहाँ पे दिए नहीं ना मैंने, यहाँ भी ऑप्शन दे देता हूँ। आ लो जी, ये लो, अब सही जगह बैठ गई इसके अंदर, बताइएगा भाई।
चलिए उत्तर दिए अभी आपने, अभी बताता हूं भी प्रिपेयरिंग का क्या अर्थ होता है। पहले एक बार यहां से चलते हैं। ही जनरली, ये आ गया भाई साहब जनरली, सामान्य तौर पर, आम तौर पर। देखो डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं इनके अंदर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हो। यूं नहीं है कि आपने सोचा ले भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हो गया, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित सेंटेंस आएगा ही नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हर जगह कहीं भी पूछ सकता हूं, कैसे भी किसी सेंटेंस के अंदर उसका प्रयोग होते देख सकते हैं। वो तो हमने केवल उसके डेटा इकट्ठे किए हैं, जानकारी इकट्ठी करी है कि हाँ ऐसी ऐसी जगहों पर अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, ठीक है ना। अब आगे आने वाले किसी भी सेंटेंस में या किसी भी टेंस में या कहीं भी मैं आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे संबंधित कोई ना कोई बातचीत जो वो शुरू कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। अब सुनो, ही जनरली ब्लैंक न्यूज़पेपर्स, वो आमतौर पर न्यूज़पेपर बेचा करता है भाई। डेली रूटीन पर जो वाक्य काम बनते हैं भाई, ठीक है ना। गुरुजी मैं क्या एक राय ले सकता हूं, पूछो पूछो। डेली रूटीन पर होने वाले जो कार्य रहते हैं आमतौर पर उनमें अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। जनरली भी लिखा हुआ है, सामान्य तौर पर, आमतौर पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही एकवचन था तो सेल और सेल्स में से क्या करिए, सेल्स। ये लो जी, ये हो गया आपका आंसर यहां तक का। तो ठीक है, तो ही जनरली वह सामान्य तौर पर क्या बेचता है, अखबार बेचता है। ये तो हो गया उसका डेली रूटीन का काम। फिर आगे बढ़ा वो, बट टुडे, लेकिन आज, यहां क्या कह रहा है, बट टुडे ही ब्लैंक मैगजीन्स ऑल्सो, लेकिन आज वो क्या कर रहा है भाई, मैगजीन्स भी बेच रहा है। ये हो गया अनयूजुअल एक्शन। अनयूजुअल एक्शन का मतलब क्या हुआ, सेल्ड कर रहे हैं भाई कई मेरे साथी। शर्मा जी सेल्ड का ऑप्शन कहां से लॉजिक लगाया आपने, सेल्ड का मामला जो है टुडे लिखा हुआ है ना सर, ऑल्सो से पहले वाली मीनिंग सही लिखो सर, ऑल्सो से पहले वाला किधर है, अच्छा ये सही लिखा भी, MAGAZINES ये लिखा हुआ है ना, बता देता हूं आपको, ठीक है ना रामनिवास जी, MAGAZINES मैगजीन्स ये लिखा हुआ है। सर ऑप्शंस वाले क्वेश्चन लाया करो एबीसीडी वाले एग्जाम के। समीर जी बेफिक्र हो, उनका भी नंबर आएगा, पहले बेसिक आधार तो तैयार करते हैं। एबीसीडी वाले का सही समय आएगा तो मैं आपको लिख दूंगा। आप योजना पे काम मत करिए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। मैं जिस दिन इसका मुझे लगेगा कि आज ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन बच्चों के सामने रख देने लायक हो चुके हैं बच्चे, उस दिन मैं ऑप्शन भी लेकर आऊंगा। पहले आप बेसिक आधार तो तैयार करिए। सर प्रैक्टिस का करो, ल्यूसेंट में ऐसे सेंटेंस नहीं मिल रहे, टेंस में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बताया गया, उनसे कंफ्यूजन। तो अपना टेंस का टॉपिक अभी क्लियर थोड़ी हुआ है खेताराम जी, अपना टेंस का टॉपिक जब कवर होगा ना तब आप कर दोगे उन प्रश्नों को, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस भूलेंगे, बिल्कुल भूलेंगे, प्रैक्टिस करे बगैर तो भूलोगे ही भूलोगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, लेकिन अभी अपना टॉपिक कवर होने तो दो, अभी तक अपना खुद का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। और देखते हैं भाई, सर मेरे आंसर देखो, अभी देखो सबके देख लेते, एक एक संभव नहीं है। अभी अपनी क्लास में आप खुद ही क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा गलत लिखता है वहां तो मेरा ध्यान अपने आप ही चल जाता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो ही जनरली सेल्स न्यूज़पेपर्स, वो आमतौर पर अखबार बेचता है, लेकिन आज, बट टुडे, आज अनयूजुअल एक्शन कर रहा है। तो अनयूजुअल एक्शन के अंदर अपने लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब सुनो, ऐसे फॉर्मेट बनेंगे वहां बिना अनुवाद के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। मैं क्लास देख सकता हूं, लिखना नहीं हो पा रहा है तो केवल क्लास देखने से हो सकता है। देखो देखने से हो तो सकता है पर आपको लिखना भी जरूरी है। हाँ क्लास के साथ साथ अगर आप नहीं लिख सकते तो बाद में रिकॉर्डिंग आपके पास जैसे रहती है ना, फिर लिख लिया करो, ठीक है ना। क्लास के साथ संभव नहीं हो पाता, मान लो मैं आगे कर देता हूं पेज को, जल्दी आगे बढ़ा देता हूं, ऐसी कोई कभी आपको लगे तो आप है ना बाद में नोट डाउन तो जरूर करिए भाई, है ना। तो यहां क्या लग जाएगा, ही एक वचन है, इज लग जाएगा, सेल की फोर्थ फॉर्म सेलिंग होती है, ही इज सेलिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आज वो जो मैगजीन्स भी बेच रहा है, कहने का मतलब आप यूं भी कह सकते हो, एक तो होता है देखो यूजुअल एक्शन, एक तो अर्थ क्या होता है यूजुअल एक्शन। यूजुअल एक्शन का मतलब जो आमतौर पर जो काम होते हैं ना उनमें तो अपने लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट, उनमें कौन सा टेंस प्रयोग में लाते हैं, सिंपल प्रेजेंट प्रयोग में लाते हैं। और एक होता है जी अनयूजुअल एक्शन, एक अपने पास क्या पार्ट रहता है, यूजुअल एक्शन में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और एक होता है अनयूजुअल एक्शन, अनयूजुअल एक्शन। इनमें आप क्या करते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रयोग में लाते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अनयूजुअल का क्या अर्थ हुआ, असामान्य काम। जैसे वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो हमेशा तो है ना जो न्यूज़पेपर बेचता है, तो ये तो वो उसका डेली रूटीन का काम, लेकिन वो कह रहा है आज जो वो है वो अखबार भी बेच रहा है, सॉरी रोज तो वो अखबार बेचता है और आज वो मैगजीन भी बेच रहा है। ये हो गया अनयूजुअल एक्शन। डेली रूटीन पर जो कार्य आमतौर पर नहीं हो रहे होते हैं उनके अंदर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हो, और डेली रूटीन पर होने वाले कार्यों के अंदर अपने लगाते ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके जी, फिर चलते हैं दूसरा, नाउएडेज, इन दिनों। नाउएडेज एक साथी जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि सर इनके इंडिकेशंस वगैरह होते हैं, इंडिकेशन एक दो ही होते हैं वो ज्यादातर, लेकिन जरूरी नहीं है हर वाक्य में वो प्रयोग में ला रखे हों। जैसे कि ये
इस पहले सेंटेंस के अंदर कोई इंडिकेशन नोट डाउन नहीं किया गया था, इसलिए बिना इंडिकेशन के समझने का प्रयास तो करना पड़ेगा। इसने सेंटेंस लिखा नाउ डेज, इन दिनों, वी ब्लैंक, देखो इज आर वॉज वर, तो एक बात है नाउ डेज का मतलब इन दिनों, तो पास्ट की बात तो नहीं कर रहा, प्रेजेंट की बात कर रहा है। वी एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है तो क्या लगा देंगे, आर लगा दें। नाउ डेज वी आर। सर आपने इसका अर्थ कैसे निकाला कि वो बेच रहा है, मैंने तो ये निकाला कि आज उसने मैगजीन भी बेची। टुडे, टुडे का प्रयोग आमतौर पर प्रेजेंट में किया जाता है एक चीज, फिर इसने लिखा सामान्य तौर पर तो वो न्यूज़पेपर बेचता है, लेकिन आज, आज उसने मैगजीन भी बेची, आज वो क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर एक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो टुडे जो है वो सेंटेंस के अंदर पहचान किसकी करवा रहा है, कंटिन्यूटी में किसी होने वाले एक्शन की। बाकी डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस किस प्रकार के दिए गए होते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। नाउ डेज, इन दिनों, वी आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तैयारी करना। प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तैयारी करना। जो साथी पूछ रहे थे प्रिपेयरिंग का अर्थ तैयारी करना। नाउ डेज, इन दिनों, वी आर प्रिपेयरिंग, हम तैयारी कर रहे हैं फॉर ग्रेड 4th एग्जाम, ग्रेड 4th के एग्जाम की। तो आर आपका जो है वो सहायक क्रिया था जी, और इसके बाद प्रिपेयरिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, 4th फॉर्म हो गई। यहां पर प्रिपेयरिंग किसका काम कर रहा है, 4th फॉर्म का, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इज और आर ऑप्शन दिया गया, वी, फिर ब्लैंक वर्ब आपको दी हुई, वर्क फॉर दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ, ये फिर राइट नाउ आ गया भाई। क्या हम इस प्रोजेक्ट पर, राइट नाउ का मतलब अभी कार्य कर रहे हैं, राइट नाउ एक तरीके से आप पहचान मान सकते हो। तो वी बहुवचन था, आपने क्या लगाया, आर। वी, वर्क की 4th फॉर्म क्या हो जाएगी जी, वर्किंग, आर वी वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ, क्या हम अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। सर मैगजीन्स के साथ भी तो एस लगता है ना, तो सर मैगजीन्स प्लूरल ही है क्या सर, देखो मैगजीन होता है एक वचन और मैगजीन्स होता है बहुवचन, नो डाउट, मैगजीन एक वचन और मैगजीन्स बहुवचन होता है, ये फॉर्मेट होता है। लेकिन अब कोई कहते कि गुरुजी फिर मैगजीन्स तो बहुवचन हुआ, तो यहां इज क्यों लगाया, इज मैगजीन्स के चक्कर में नहीं है, इज तो ही था ना आपका, ही एक वचन था, तब मैंने किसको चुना है, इज को चुना है। मैगजीन से फर्क नहीं पड़ रहा, ये पैटर्न बन जाएगा, लिख दीजिएगा इसको। थर्ड वाले में कुछ समस्या नहीं है, राइट नाउ लिखा हुआ है ना दोस्त, तो जो राइट नाउ लिखा हुआ है इसका फॉर्मेट क्या बनता है, अभी के लिए, एट दिस टाइम, इस समय के लिए। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर आमतौर पर अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, तो इज और आर में से आर लगाया, क्योंकि वी क्या था, बहुवचन था, ये वी था ना आपका, ये बहुवचन था, और वर्क की 4th फॉर्म वर्किंग होती है। इतने, जहां तक मेरा पर्सनली मानना है ना, पहले सेंटेंस तो फिर भी ठीक है, दूसरा तीसरे जैसे सेंटेंस आजकल पेपर में देने ही बंद कर दिए भाई ने। पहला सेंटेंस ठीक बनता है, एग्जाम के लायक बनता है, दूसरा तीसरा ठीक देगा तो मुझे लगता है कि सारे ठीक करके आएंगे, फिर इसमें जो है वो मार्जिन नहीं बैठेगा कि किसका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहला सेंटेंस बेहतर है, दूसरा तीसरा तो मैंने बस आपके लिए लिख दिया कि चलो देख लो, ऐसे होता है। अब चूंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बार बार प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये कोई एक बहुत बढ़िया तरीका नहीं होता। जो टेंस पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित 4 वाक्य लिख दिए, तो गलत कौन करेगा भाई। पेपर में ना तो टेंस का नाम आए, पूछेगा नाम, तो पेपर में ना आपको कोई बताने वाला होगा कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा, तो बता कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आपका आधार तैयार हो, फिर मैं आपको ऑप्शंस टाइप के क्वेश्चन दूंगा कि अब तुम बताओ। वहां कोई नहीं, कोई ऑप्शन सिर्फ ABCD 4 ऑप्शन होंगे, वहां कोई टेंस का नाम नहीं लिख के दूंगा कि ये फला टेंस है, उसके हिसाब से वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अभी अगर मैं यहां पर आपको ऑप्शन दे देता हूं 4 ABCD, अब ये ABCD बना दूं भले, क्या दिक्कत आ रही है, इसका ABCD बना दूं भले, क्या दिक्कत आ रही है, तो भले ही ABCD कितने बनाते रहो, लेकिन आप कौन से टेंस लगाओगे, जो पढ़ रहे होगे उसी के आधार पे उत्तर दे दोगे। तो क्या वहम तो जरूर हो जाता है कि हाँ टेंस आने लग गए। जिस दिन मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, उस दिन बताऊंगा कि टेंस आने लग गए या नहीं लगे, उसका जवाब उसी दिन मिलेगा आपको। अभी के लिए तो एक बार खाली बातचीत कर रहे हैं सामान्य तौर पर। यूजुअल का मतलब तो देखो रामनिवास जी, आपने देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है ना यूजुअल एक्शंस, यूजुअली जब लिखा रहता है, तो आमतौर पर जो बेसिक तौर पर, नियमित तौर पर जो हम काम करते हैं वो तो चाहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अनयूजुअल का मतलब हुआ जो कार्य आप आमतौर पर तो नहीं करते, ठीक है ना। आमतौर पर तो वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, लेकिन आज वो गणित भी पढ़ा रहा है। यूजुअल एक्शन तो उसका अंग्रेजी पढ़ाने का काम हुआ, लेकिन आज वो गणित भी पढ़ा रहा है, तो फिर ये फॉर्मेट किसकी ओर चले जाते हैं, कंटिन्यूटी की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। अब कोई कहते सर गणित पढ़ा रहा है या क्या पता पढ़ा रहा था, इसका कैसे पता चलेगा। चिंता मत करो, पास्ट लगवाना चाहता है ना, तो पास्ट का कोई इंडिकेशन, पास्ट जैसी कोई ना कोई स्थिति उस सेंटेंस के अंदर बना कर देगा, वो हमें बता देगा कि पढ़ा रहा था या पढ़ा रहा है, ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दे। जैसे एक साथी कह रहे थे ना, मैगजीन, उसने मैगजीन्स बेची या बेच रहा था,
अगर बेची या बेच रहा था ऐसा कुछ लिखवाना चाहता है ना आपसे, तो उस सेंटेंस के अंदर पास्ट जैसी कोई इंडिकेशन की फॉर्मेशन आपको दे देगा। यस्टरडे दे देगा, एट दैट टाइम दे देगा, उस समय, ठीक है ना, ऐसा कोई ना कोई हिंट जरूर देगा। नहीं तो आपको और हमें क्या ही पता चलेगा कि मैगजीन्स बेच रहा है कि बेच रहा था। ये वाक्य के अंदर पहचान देगा वो, कहीं ना कहीं पता चल जाता है उससे। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस में है तो सर पता कैसे चलता है? सर पहला काम तो करते हैं ऑप्शन सी, दूसरी छोटे मोटे ये इंडिकेशंस फॉर्मेट बनते हैं, इनसे आइडिया लग जाता है। ठीक है सर, सिलेबस की चर्चा करो, बढ़िया चर्चा करिए मेरे भाई, है ना, 15-20 मिनट शायद आधे घंटे तक की चर्चा करिए रवि जी। तो या तो आप लेक्चर मेरे को लगता है पूरे देखे ही नहीं आपने, आप आज की क्लास में जुड़े और पहले दिन में चर्चा कर दूं सिलेबस की, पीछे 2 बार चर्चा करिए, फिर याद दिला देता हूं। एक बार चर्चा करी थी जब तक अपना सिलेबस आया ही नहीं था अंग्रेजी का, दूसरी बार चर्चा करी थी जब सिलेबस आपका आ गया था। तो पीछे के लेक्चर देखिएगा, चर्चा ही चर्चा है वहां पे, खूब चर्चा मिलेगी आपको। नेक्स्ट पे एक और देखो आप सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखता हूं, बताइएगा मुझे, और इस सेंटेंस पर कल चर्चा जरूर करेंगे, अभी के लिए एक बार तो केवल लिख देता हूं। लुक, अ मैन इज और आर running after a bus. He blank want to catch it. ये सेंटेंस है जी, इसके ऊपर कल भी मुझे बातचीत करनी पड़ेगी। एक बहुत सॉलिड कंसेप्ट है टेंस के अंदर, और खास तौर पर कंटिन्यूअस टेंस में, फिर चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों ना हो, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों ना हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्यों ना हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों ना हो, हर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको सीखना ही सीखना चाहिए। टेंस की जानकारी होने के बावजूद उसमें गलती होने की संभावनाएं बनी रहती है, उसका बचाव करेंगे अपने। लुक, लुक का मतलब देखो, अ मैन एक आदमी, रनिंग आफ्टर अ बस, देखो रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं आपको। रन आफ्टर, रन आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है पीछा करना। इसका अर्थ क्या होता है? पीछा करना। रन आफ्टर, ये फ्रेजल वर्ब जैसा अर्थ बनता है। देखो, इस लुक की वजह से पूरे सेंटेंस में पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है। देखो एक आदमी बस का पीछा कर रहा है। अब आप में से कोई स्टूडेंट बोले कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी तो बोल सकता है ना, देखो एक आदमी बस का पीछा कर रहा था, ये कैसे पता चलेगा? ये मैं बताता हूं आपको किससे पता चलेगा, लुक से। लुक का मतलब क्या होता है, जिनको बात ये बोली गई ना उनका ध्यान जाएगा एक तरफ कि लुक, देखो, देखो एक आदमी बस का पीछा कर रहा है कि कर रहा था, कर रहा है, कर रहा था। अगर ये फॉर्मेट होता तो यहां पर लुक का प्रयोग नहीं होता भाई। ए मैन वॉज रनिंग आफ्टर अ बस एट दैट टाइम, फिर मुझे यूं बोलना पड़ेगा, एक आदमी बस का पीछा कर रहा था उस समय। अभी फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं, लुक, लुक का मतलब देखो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो कार्य हो रहा होता है, बोलते समय जो कार्य हो रहा होता है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग में लाते हैं। तो ये तो हो गया इसका इलाज। लुक अ मैन, मैन सिंगुलर है, इज लगा दो, और इसके बाद रनिंग फोर्थ फॉर्म, रन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? आफ्टर। तो रन आफ्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? पीछा करना। ही ब्लैंक टू कैच इट, वो उसे पकड़ना चाहता है। एक आदमी जो बस का पीछा कर रहा है उसे पकड़ना चाह रहा है या चाहता है? अगर इसकी बात करें तो पहले तो मैं आपको उत्तर लिख देता हूं, केवल और केवल यहां पर उत्तर होगा वॉन्ट्स। जिन जिन मेरे साथियों ने इज वॉन्ट्स लिखा है या इज वॉन्टिंग लिखा है सभी गलत हो भाई। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट रो में एस और एस कब से जुड़ने लग गए? पहला तो यह ध्यान रखें, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट रो में एस और एस जैसी गणित नहीं होती है, एक पॉइंट। दूसरा, जो साथी इज वॉन्टिंग कर रहे हैं उनको शायद लग रहा होगा ठीक क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, यहां पर आंसर क्या होगा? केवल वांट्स होगा। कल अपने इसके ऊपर बातचीत करेंगे, यहां क्या कांसेप्ट है, ये वांट्स क्यों है, कल अपने इसके ऊपर बातचीत करेंगे। बस ये बता देता हूं, वांट जो है वो एक स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब होती है। कल की क्लास के अंदर हम स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब क्यों होता है क्यों नहीं होता इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अभी समय नहीं बचा अपने पास। ये सेंटेंस दिमाग में रखिएगा, कल अगर बाई चांस मैं आते मेरे ये ध्यान रहे ना रहे, आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा कि सर वो वाक्य पूरा कंप्लीट करिए। उत्तर तो हो गया इसका, यही है, लेकिन वांट क्यों है, वांट्स क्यों नहीं किया, वो सॉरी वांट्स क्यों है, इज वांटिंग क्यों नहीं कर रहे, इसके ऊपर कल बातचीत करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बातें आपके समझ में आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।